नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। शुरुआत कर रहे हैं चंडीगढ़ के मेयर पोल की, जिसके ऊपर लगातार नज़र बनी हुई थी। लगातार इससे पहले जब चुनाव रद्द हुआ था तो आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे और कल अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था कि जब हम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इसमें साथ लड़ रहे हैं तो इंडिया गठबंधन का ये पहला टेस्ट होगा। लेकिन आज कम से कम इंडिया गठबंधन का जो पहला टेस्ट हुआ उसमें गठबंधन को सफलता हासिल होती दिखाई नहीं पड़ रही है। बीजेपी के पार्षद मनोज सोनकर चंडीगढ़ नगर निगम के नए मेयर बन गए। उन्होंने आम आदमी पार्टी कांग्रेस इंडिया अलायंस के कैंडिडेट कुलदीप टीटा को 4 वोटों से हरा दिया। पर इसमें कुछ दिलचस्प बातें रही है। ये बड़ा सीधा साफ मामला नहीं है। अगर आप समझ रहे हो कि भाई एक तरफ इतने सारे वोट आ गए, दूसरी तरफ वोट नहीं आ पाए, वह मामला उससे थोड़ा जटिल है। मेयर चुनाव के लिए सांसद और 35 पार्षदों का वोट जो था वो डाला गया था, जिसमें से बीजेपी के मनोज सोनकर को 15 भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर्स का और एक जो मेयर है वहां की किरण खेर उनका वोट मिला। तो कुल मिलाकर 16 उनको वोट मिल गए। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उन्हें 12 वोट मिले, जबकि 8 वोट ऐसे हैं जिन्हें पीठासीन अधिकारी जो 45 मिनट लेट आए उन्होंने इनवैलिड यानी कि उन्हें निरस्त कर दिया गया। उन वोटों की गिनती को उन्हें यानी उपयोगी वोट नहीं माना गया। अब कांग्रेस ने अपने मेयर प्रत्याशी जसबीर सिंह बंटी का नामांकन वापस लेकर कुलदीप टीटा का समर्थन कर दिया था। बीजेपी का खेल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन कामयाबी उसमें मिल नहीं पाई। और यह तब है जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिलाकर जो वहां पर जो वोट जो उनके पास थे वो ज्यादा वोट थे। 20 वोट उनके पास थे, 19 वोट की मेजोरिटी वहां पर चाहिए। माफ कीजिएगा, आपको ये बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हुआ था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कुल मिलाकर 20 पार्षद थे। बावजूद इसके वहां पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब इसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सीधा सीधा आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने इसमें खेल किया है। पीठासीन अधिकारी ने प्रेशर में 8 जो वोट थे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उन्हें निरस्त कर दिया। इसके बाद जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, उन्होंने चंडीगढ़ मेयर चुनाव जीतने के बाद बीजेपी की यूनिट को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करके कहा, मेयर चुनाव जीतने के लिए चंडीगढ़ बीजेपी इकाई को बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र शासित प्रदेशों में रिकॉर्ड विकास हुआ है। इंडी अलायंस ने अपनी पहली चुनावी लड़ाई लड़ी, फिर भी बीजेपी को हरा नहीं पाए। यह दिखाता है कि ना तो उनका अंकगणित काम आ रहा है और ना ही उनकी केमिस्ट्री। आज जो हमने फर्जीवाड़ा, जो गैर कानूनी काम, जो इलीगैलिटी चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देखी है, उसे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रद्रोह कहा जा सकता है। जहां 20 वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के पास थे, वहां गठबंधन का जीतना, इंडिया अलायंस का जीतना तय था। और अपनी हार को सामने देख बीजेपी ने षड्यंत्र रचे। तो जरा एक बार फिर से आपको जरा अंकगणित समझा देते हैं क्यों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कह रही है कि देखिए हमारे साथ चीटिंग हुई है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके यही बात कही। बीजेपी के पास 15 वोट थे, जिसमें एक उनके वहां के जो सांसद हैं उनको मिला लें और 14 उनके पार्षद। आम आदमी पार्टी के पास 13 वोट थे, कांग्रेस के पास 7, 20 वोट ये हो गए। अकाली दल के पास 1 वोट था। अब हुआ क्या, बीजेपी को मिले 16, इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस प्लस आम आदमी पार्टी को 12, इनके 8 ऐसे वोट थे जो रद्द कर दिए गए। एक जो है अब अकाली वाला बीजेपी में गया है या इधर से कोई क्रॉस वोटिंग हुई है, ये तो अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन बीजेपी जिसके 14 + 1 15 थे, उसको मिले अपने 15 से 1 ज्यादा। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जिसके 20 वोट थे, वो मिले अपने वोटों से 8 कम, उनके 8 वोट ऐसा बताया जा रहा है कि रद्द हो गए।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। जरा सीधे चलते हैं और सुनते हैं क्या कह रहे हैं। उसी संविधान की धज्जियां उड़ी मीडिया के सामने, वीडियो कैमरों के सामने, किस तरीके से चंडीगढ़ के मेयर की जो इलेक्शन थी उसको लूटा गया बीजेपी द्वारा। इससे पहले मध्य प्रदेश में ऐसा किया उन्होंने, सरकार लूटी। कर्नाटका में भी ऐसा कर चुके हैं, गोवा में भी ऐसा कर चुके हैं, महाराष्ट्र में ऐसा कर चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेटों में करते रहते हैं। तो ये उनकी पुरानी आदत है, अक्सर हम बोलते रहते हैं। आज सबसे पहली बात तो ये कि 18 तारीख को चुनाव होना था, लेकिन जो प्रिजाइडिंग अफसर है मिस्टर अनिल मसीह, वो उस दिन बीमार कर दिए गए, हुए नहीं, कर दिए गए ताकि इलेक्शन टल जाए। तो हम कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा बताइए, कहा जी 6 फरवरी से पहले टाइम नहीं। कोर्ट ने कहा 27 तारीख को बता दीजिए, वरना 28 को हम बताएंगे। तो कोर्ट ने कहा 30 जनवरी को चुनाव होगा, कैमरे अंदर जाएंगे और कोई किसी भी पार्टी का कोई कार्यकर्ता या कोई वॉलंटियर या कोई सपोर्टर नहीं जाएगा। आज आपके इन्हीं कैमरों ने म्युनिसिपल भवन से दिखाया कि कैसे सबसे पहले समझाया गया कि वोट ऐसे डालनी है, यहां पे स्टैंप लगानी है, इसको ऐसे फोल्ड करना है ताकि इंक जो है वो इधर आ जाए, इधर ना जाए। उसके बाद इसको ऐसे करके ऐसे करना, बड़ा डेमो दिखाया गया। मन लग रहा था कि आज तो भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी बन जाएगी बहुत बड़ी। तो इलेक्शन हुई, पहली बात तो आधा पौना घंटा लेट आए प्रिजाइडिंग अफसर। अगर लोकसभा में स्पीकर ही लेट आए 11 बजे से पहले, 11:30 स्पीकर आए, तो क्या करेंगे वो जो लोकसभा के मेंबर हैं। प्रिजाइडिंग अफसर साहब 40 मिनट लेट आए, क्योंकि बाद में पता चला ना कि ऊपर से डायरेक्शन आ रही थी उनको, अभी डाउनलोड किया जा रहा था उनको कि इस ऐसे करना है, ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। इलेक्शन हो गए, मैं देख रहा था, सारे जो बेल्ट बॉक्स में से निकाल के उन्होंने फिर ऐसे खोला, ऐसे खोला, रख दिया, ऐसे केले को रख दिया। असल में उन्होंने गिना उस समय कि कितने हैं, तो उन्होंने कहा ये तो 20 बन रहे हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मिलाकर 20 बन रहे हैं। फिर उन्होंने उसको दूसरी बक्से में रख लिया, दूसरे बक्से से निकाल के फिर वो साइन कर रहे हैं। उसकी वीडियो हम दिखाते हैं। पहली बात तो ये कि जब वोट हो गया उसमें फिर दोबारा साइन करने की क्या जरूरत है? जब साइन करके ही आपने बैलेट पेपर दिया था काउंसलर को। मजाक समझते हो क्या देश की राजनीति को? क्या हम नहीं समझते? हमने भी इलेक्शन लड़े हुए हैं। तो साइन करते हैं जब, तो अब देखिए, पहले मैं आपको बताऊं, वीडियो चलाइए। ये साइन करते हैं, ये साइन है, ये उधर रख दिया। अब इस साइन के बाद एक टिक करेंगे, ये साइन है, बीजेपी की है, ठीक है। ये देखना, ये कर रहे टिक, उसके बाद साइन किए। देखो दोबारा दिखाइए, जो तो बीजेपी वाली है वो तो ठीक है। ये देखो, ये बीजेपी की है, वो इधर वाले बक्से में जाएगी। ये बीजेपी की है, ठीक है, मैं अपनी वफादारी निभा रहा हूं। ये वाली में टिक करके उसके बाद साइन किए हैं। अब इसको कहां रखना है? ये देखा इधर उधर, इसको इधर रख लेते हैं। ये देखा किसकी है? कोई एजेंट मौजूद नहीं है यहां पे। ये टिक कर दिया, इसको कहां रखना फिर देख लो करके। बाद में इनको गिनेंगे इकट्ठे। ये इन्होंने 7-8 किए हैं ऐसे। ये साइन है, इस पे क्यों नहीं किया? अगर साइन का हिस्सा है वो, तो इस पे टिक क्यों नहीं किया? ये भी साइन है, बीजेपी की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी साइन है, ये टिक कर दिया, ये टिक कर दिया, ठीक है जी। और देखो इधर देख भी रहे हैं, देखो आंखें झूठ नहीं बोलती, देखो, लेकिन उनको ये नहीं पता। तो अब ये लगातार आम आदमी पार्टी का हमला है इस पर,
भगवंत मान दिखा रहे थे और ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि जानबूझकर 8 वोट जो है वो निरस्त किए गए क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मेयर ना बन सके। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, जो इस वक्त काफी मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं। हेमंत सोरेन, जिनको कल दिल्ली में उनकी ढूंढ मची हुई थी, आज रांची में अवतरित हो गए। आज दोपहर में उनके घर से उनका काफिला निकला और वो अपने विधायकों के साथ एक बैठक करने पहुंच गए। अभी वो विधायकों के साथ बैठक कर ही रहे थे कि जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घिरते हुए अब नजर आ रहे हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनके दिल्ली स्थित घर से एक BMW कार और कथित तौर पर 36 लाख रुपए कैश बरामद किया है। कहा जा रहा है कि ये BMW बेनामी संपत्ति से खरीदी गई है और कार और कैश जो है वो अब ईडी की टीम के पास है। कुछ कागजात भी उन्होंने जब्त किए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ये समझने के लिए पहले कि अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की अगली क्या कदम होगी। मुकेश, कल तक जिनको ढूंढ रहा था इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट दिल्ली में, वो आज रांची में मौजूद पाए गए हैं। कह रहे हैं कि कल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने आएंगे। तो अब क्या आगे की कवायद रहेगी? ये कैश बरामद हुआ है ऐसा कहा जा रहा है, गाड़ी को भी अटैच कर दिया गया है। तो क्या अब ये माना जाए कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी तय है? देखिए, हेमंत सोरेन पहुंच तो गए हैं, लेकिन उन्होंने मीडिया के सामने ये नहीं बताया कि आखिर वो 2 दिन से कहां थे और किन रास्तों से होकर वो दिल्ली से झारखंड पहुंचे हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी सीक्रेट है और ईडी की टीम कल से उनकी तलाश कर रही थी, क्योंकि ईडी को कुछ नए इनपुट मिले थे लैंड स्कैम के मामले में, और उसी मामले को लेकर ईडी ने कल उनके दिल्ली के आवास पर छापेमारी की थी। लेकिन छापेमारी के ठीक पहले वो घर से गायब हो गए और उसके बाद उनका जो चार्टर्ड प्लेन है, जो चार्टर्ड विमान है, वो दिल्ली एयरपोर्ट पर खड़ा रहा और वो अभी भी खड़ा हुआ है और ये गुपचुप तरीके से झारखंड निकल गए। और ईडी की टीम जो है उनको दिल्ली में तलाशती रही, उनके घर गई, उनके जो पिता का आवास है मोतीलाल नेहरू मार्ग पर, वहां पर गई, झारखंड भवन गई, वहां भी वो नहीं मिले। तलाशी के दौरान ईडी को 36 लाख रुपए कैश मिला है और एक BMW कार मिली है। ये कहा जा रहा है कि जो BMW कार है वो बेनामी पैसे से खरीदी हुई कार है और इस कार को ईडी ने जब्त कर लिया है। इसके साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिनको भी ईडी ने सीज किया है। जो झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन, उनकी तरफ से ईडी को एक मेल मिला है जिसमें कहा गया है कि 31 तारीख को जो ईडी की टीम है वो उनसे पूछताछ कर सकती है, उनके सरकारी आवास में आकर पूछताछ कर सकती है। तो अब तक जो देखा गया है कि ईडी की टीम ने जब भी उनको बुलाया वो पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने केवल एक बार ईडी की टीम को अपने आवास पर बुलाया, क्योंकि उनको इस बात का अंदेशा कि अगर वो ईडी के ऑफिस गए या ईडी की टीम उनके दिल्ली घर पहुंची और वो मिल गए तो ईडी उन्हें अरेस्ट कर लेगी। इसीलिए वो यहां से गुपचुप तरीके से भागे और फिर झारखंड पहुंचे। तो अब कल ईडी की टीम उनसे पूछताछ करने उनके घर जाएगी या नहीं जाएगी, ये देखना होगा। लेकिन निश्चित तौर पर उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इस पूरे घोटाले में उनका नाम है। 600 करोड़ रुपए घोटाला है जिसमें 14 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और इसमें जो रांची के पूर्व डीसी हैं छवि रंजन, वो भी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश। अब बताया जा रहा है कि कम से कम आज हेमंत सोरेन एक कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। झारखंड में जो राजनीतिक इस समय हलचल है वो तेज है। अपनी पत्नी को, कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाए जाने की ऐसी बात भी इस वक्त सामने आ रही है और लगातार इसके ऊपर बीजेपी और जो वहां पर इंडिया गठबंधन की सरकार है उसके बीच में जुबानी जंग जारी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की। उनसे भी आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जमीन के बदले नौकरी देने के जो कथित तौर पर घोटाला है उसमें पूछताछ की। तेजस्वी यादव पूछताछ के लिए पटना में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जोनल दफ्तर पहुंचे। वहां बड़ी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता जमा हो गए और उन्होंने जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की। कल इसी कार्यालय में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव से करीब 10 घंटे की पूछताछ की गई थी। वहीं इस मामले में 2 दिन पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती और हिमा यादव को 9 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है। आपको बता दें कि 2004 से 2009 के बीच जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उस दौरान
इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और एजेंसी का ये आरोप है कि जमीन लेकर रेलवे में नौकरियां दी गई थी और इसी आरोप की जांच में अब तेजस्वी यादव को बुलाया गया है। हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने वहां पर जो एमएलएज हैं बिहार के, उनसे बातचीत की इस पूरे घटनाक्रम पर। आपको सुनवाते हैं। ईडी दफ्तर में तेजस्वी यादव के साथ पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह आज भी कम से कम 9 से 10 घंटे चलेगी, लेकिन दफ्तर के सामने कल की तरह आज भी आरजेडी के कई सारे नेता विधायक मौजूद हैं। एक चीज बताइए, तेजस्वी यादव ने कहा था भीड़ नहीं लगाने के लिए, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, हम लोग तो अनुशासन में हैं। आप सब लोग देख रहे हैं कि सब लोग हम लोग यहाँ मंदिर में आए हुए हैं, शक्तिधाम मंदिर है। तो ये नारेबाजी क्यों हो रही है? कोई नारेबाजी नहीं, हम लोगों ने सब लोगों को बोला है कि सब लोग अनुशासन में रहें। शक्ति यादव जी, एक ये जो नारेबाजी हो रही है, ये क्यों हो रही है? ये नारेबाजी नहीं है। जितने संजीदगी और सादगी के साथ राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने अपना नेता को देखा, हमारे नेता एजेंसी को सहयोग कर रहे हैं। इस देश में भारतीय जनता पार्टी के एलआई पार्टनर के रूप में जो संस्थाएं काम कर रही है, अब लड़ाई देश से भाजपा से कहाँ है? अब तो एजेंसी से भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। राम उनको काम नहीं आए, हनुमान काम में नहीं आए, तो बिहार की माटी का अपमान अगर भाजपा कर रही है तो वह भी काम में नहीं आएगा। आप दुनिया के इतिहास में एक आध केस बता दीजिए जो तेजस्वी जी पर लागू हुआ, जिसमें मुछ भी नहीं आया था, दाढ़ी भी नहीं आया था। लालू प्रसाद जी के पुत्र होने के कारण अगर कोई इस तरह का केस है दुनिया के अंदर में, तो सामने पेश करनी चाहिए भाजपा को। तो फिर इन पे बदले की कार्रवाई, 24 का डर साफ दिख रहा है। तो 24 के डर के कारण भारतीय जनता पार्टी जो कसरत कर रही है उसको उल्टा पड़ेगा। 24 में जनता दल को समाप्त करेगी भारतीय जनता पार्टी। आप लोग पढ़िएगा किताब के पन्नों में कि एक था जदयू, वो दिन भी देखेगा लोग, क्योंकि भाजपा जो कर रही है वो सबको डिमोलिश कर रही है। भाजपा तो अपने साथ आने वाले उन सब भ्रष्टाचारियों को वो प्रमाण पत्र बांटती है जितने भ्रष्टाचारी देश के अंदर में है, और जो लोग उनके नीतियों के खिलाफ जाकर करके देश हित में, लोकतंत्र के हित में बात करते हैं, उन पर पॉलिटिकल वेंडिटा का इस्तेमाल करती है। अब इस पर लगातार जो है वो बातचीत जारी है, आरोप प्रत्यारोप जारी है, लेकिन मनोज झा जो आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने इस पर क्या कहा, जरा आपको वो भी सुनवाते हैं। अब पहली बात तो ईडी बेकार बोलते हो आप, मुझे कष्ट होता है। आपको सही शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। बीजेपी, मोदी जी, अमित शाह जी, ऐसे बोलिए तो मुझे भी मजा आएगा, उन्हें भी मजा आएगा। कल जो 10 घंटे प्रताड़ित किया ना, पूरे बिहार ने देखा, इतिहास में दर्ज हुआ। जब ये सत्ता का चक्र पलटेगा ना, सब इसकी जद में आएंगे आज वाले। हमें तब भी अफसोस होगा, लेकिन हमें कहना पड़ेगा, श्रीमान शुरुआत आपने की थी। 31 तारीख से बजट सेशन शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार ने उससे पहले आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के सभी दलों के फ्लोर लीडर्स वहां पर पहुंचे। सरकार की ओर से बजट सत्र को शांतिपूर्ण संचालन में सहयोग की अपील की गई। इस बीच सरकार की सिफारिश पर 11 विपक्षी सांसदों का निलंबन जो था वो वापस ले लिया गया। बजट सत्र कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के साथ शुरू होगा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट होगा। बजट सत्र 9 फरवरी तक चलेगा। ये तो अधिकार क्षेत्र स्पीकर और चेयरमैन का आता है, तो इसलिए हम दोनों चेयरमैन और स्पीकर को हमने निवेदन किया है संबंधित प्रिविलेज कमेटी से बातचीत करके। सभी जो सस्पेंडेड एमपीज तो अंदर आ ही गए हैं, लेकिन जो प्रिविलेज कमेटी को भेजा गया है उनको वापस सस्पेंशन विथड्रॉ करके अंदर लेने के लिए, सदन में आने के लिए मौका देने के लिए हमने विनती किया है। वो दोनों ने स्वीकारा है। चलिए, मेरे सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये कवायद भर रह गई है राजीव जी कि हर सत्र से पहले इस तरह की एक मीटिंग जरूर होती है इस उम्मीद में कि जो सेशन है वो ठीक ठाक चलेगा, लेकिन ना सरकार के रवैये में कोई बदलाव आता है, ना विपक्ष के रवैये में कोई बदलाव आता है। कुछ अलग देखने की उम्मीद है आपको इस सेशन में?
बिल्कुल नहीं, दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। हालांकि सरकार की ओर से पहल जरूर की गई है। आपको याद होगा जब पिछला सेशन हुआ तो करीब दोनों अगर सदनों की बात करें, लोकसभा राज्यसभा की बात करें, तो करीब 150 सांसद जो है निलंबित हुए थे। कुछ का मामला प्रिविलेज कमेटी को गया था और कुछ वैसे निलंबित हुए थे, सेशन तक निलंबित हुए थे। तो सरकार की ओर से एक पहल हुई है कि लोकसभा अध्यक्ष को और जो राज्यसभा के सभापति है उनसे निवेदन किया जाएगा, उनसे रिक्वेस्ट किया जाएगा कि आप सांसदों का निलंबन वापस ले लें। सरकार की ओर से यह कहा गया कि फिलहाल उनकी जो कोशिश रहेगी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो, बाकायदा चर्चा हो और हर तरह के मुद्दों को लेकर चर्चा हो, अंतरिम बजट पास हो। वहीं विपक्षी सांसदों का यह कहना है कि जिस तरह से जो संवैधानिक जो ढांचा है उसका जो दुरुपयोग किया जा रहा है वो मुद्दा उठाएंगे। और खासतौर से उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जिस तरह से झारखंड में हो रहा है, आपको बंगाल में जाके हो रहा है, तो दोनों के और से कह सकते हैं कि वार जो है एक दूसरे पर हमले जो है कम नहीं किए जाएंगे। और खास उस हालत में जब इस साल जो है लोकसभा चुनाव होने वाले 2.5-3 महीने बाद जो है लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो दोनों पक्ष जो है कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं होंगे। अब देखने वाला बात यह होगी कि बहुत छोटा सत्र है, ये छोटा सत्र भी जो कितना हंगामा होता है ये बड़ी बात होगी। लेकिन अंतरिम बजट आसानी से पास हो जाएगा, बहुमत की कोई कमी नहीं, वैसे भी बजट है। अब राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान दोनों पक्ष जो है अपनी अपनी बात को रखेंगे और एक दूसरे को घेरने की कोशिश करेंगे। तो ये लगता यही है कि जो अब तक सत्र में हर सत्र में होता आया है वही अब तक यहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो विपक्ष के सांसद हैं, जो 11 जिनकी अब सांसदी कम से कम जो उनका सस्पेंशन है उसको वापस करने की बात कही गई है, विपक्ष बार बार कह रहा है कि देखिए ये भी एक सरकार का ही कदम था। 150 सांसद भारत के इतिहास में कभी इस तरीके सस्पेंड नहीं हुए, तो सरकार ये उदारता दिखा के करना क्या चाह रही है? देखिए, अगर उस समय की बात करें, पिछले अगर सत्र की बात करें, तो उसमें विपक्ष का यह कहना था जिस तरह से संसद की सुरक्षा में चूक हुई थी तो उसके लिए जो है गृह मंत्री आके सदन में बयान दे। विपक्ष के सांसदों का यही मांग थी। सत्ता पक्ष का यह कहना था, सरकार का यह कहना था, चूंकि जो पूरा प्रेमाइसिस होता है पार्लियामेंट का वो लोकसभा अध्यक्ष के अधीन आता है और लोकसभा अध्यक्ष इसको लेकर बाकायदा कार्रवाई करने की बात कह चुके हैं। और विपक्ष के सदस्य जो है जिस तरह से तख्ती लेकर आए थे, जिस तरह से नारेबाजी कर रहे थे, वेल में चले गए थे, ये संसदीय परंपरा के अनुरूप नहीं था। और उस हालत में जबकि जितने विपक्षी सदस्य उन्होंने बाकायदा वायदा किया था कम से कम नए संसद भवन में इस तरह की हरकत नहीं करेंगे, तो दोनों के आप कह सकते हैं कि कोई भी पक्ष जो है झुकने को तैयार नहीं था। और यही वजह था कि पिछले पूरा सत्र की बात करें तो विपक्ष के सांसदों को बस हम लोग को टाइम यही हो रहा था कि आज कितने सांसद जो निलंबित हो रहे हैं, और ये संख्या जो करीब 150 के आसपास पहुंच गई थी। ऐसा भारत के संसदीय इतिहास में शायद ही पहली बार हुआ हो कि एक सत्र में 150 सांसदों को निलंबित किया गया था। राजीव रंजन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्नाटका की, जहां पे राजस्थान, अगर कर्नाटका के बाद अगर कोई और दूसरा राज्य है जहां पर एक ही मुद्दे पर लड़ाई चल रही है, हिजाब का जो मुद्दा है, अब उसकी एंट्री जो है राजस्थान में भी हो गई। दरअसल राजस्थान विधानसभा में हिजाब को लेकर कांग्रेस के मुस्लिम विधायक रफीक खान और सभी जो कामजी हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने, कांग्रेस विधायक ने कहा कि बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने 26 जनवरी को एक सरकारी स्कूल में जाकर हिजाब पहनकर आई बच्चियों के खिलाफ बयानबाजी की। रफीक खान के मुताबिक बाल मुकुंद आचार्य ने कहा था कि विद्यालय में स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर आना चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर बाल मुकुंद आचार्य के साथ खड़ी हुई नजर आई। इसको 2024 से पहले एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेगी। बीजेपी ने कहा कि स्कूल में ड्रेस पहनकर आना चाहिए। वहीं जो मुस्लिम छात्राएं हैं वो विरोध प्रदर्शन के बीच में एक बार फिर से बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। तो 2 प्रकार की पोशाक का अपने यहाँ प्रावधान है क्या? बोले नहीं है साहब, मानते नहीं है। तो उस विषय पे मैंने जानकारी लेनी चाहिए थी कि जो 2 साल 3 साल या 5 साल की, 8 साल की या 10वीं की 8वीं की सभी बच्चियां या तो हिजाब में थी या बुरके में थी। तो 2 प्रकार का वहाँ माहौल नजर आ रहा था। तो मैंने मैडम से जरूर पूछा कि ये इनका अपना वो है कि नियम कायदा और धर्म का क्या कहता है, क्या पहने क्या नहीं। फिर हमारे भी बच्चियां कल कोई लहंगा चुन्नी पहन के या कोई और ड्रेस कोड लगा के अलग अलग कलर के अलग अलग रूप में आएंगे। देखो, ये आप कितने देशों में हिजाब, खुद मुस्लिम कंट्रीज में आप कई है, मेरे को भी नाम ध्यान नहीं, आपको बता दूंगा, उसमें भी हिजाब और ये
बुर्का पहन के चलती है उस पर प्रतिबंध है, तो अपने देश में तो नहीं होना चाहिए। ये हिजाब और ये बुर्का जो आक्रमणकारी आए थे, जो मुगल हैं, काफ़ी वर्षों तक जिन्होंने राज किया, उनकी देन है। ये छोड़ना चाहिए गुलामी के चल, अपने देश से हटने चाहिए। बाबा पहले विधायक हैं जो स्पेसिफिकली जाके स्कूल में कहते हैं कि ये लड़कियां शादीशुदा, ये लड़कियां हैं या औरतें हैं, इनके नकाब हटाइए, इनसे पूछे ये शादीशुदा हैं क्या। अरे भाई, हु आर यू, आप कौन होते हैं इस बारे में पहुंचते। ये हमारा कल्चर है, हमारा मजहब है, हमारा धर्म है। कोई भी मजहब में महिला की उंगली भी नहीं दिखनी चाहिए। सीता जी ने अपनी उंगली आज तक कभी किसी ने नहीं देखी होगी, वो भी हमारा सम्मान है, उन्होंने भी कभी नहीं देखने दी। हमारे मजहब में भी यही है। तो जब हम महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे तो दोबारा जीत के आना संभव है क्या। मैं बाबा से भी विनती करता हूं कि इनकी सबकी भावनाओं को देखते हुए यहाँ आए, इनसे माफी मांगे या सरकार उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं समान नागरिक संहिता से जुड़ा हुआ जो बिल उत्तराखंड विधानसभा में 6 जनवरी को पेश किया जाएगा। यूसीसी के लिए बनी कमेटी 2 फरवरी को अपनी ड्राफ्ट जो रिपोर्ट है वो सौंपेगी मुख्यमंत्री को। इसके बाद इसको पारित करने के लिए विधानसभा में पेश किया जाएगा। उत्तराखंड में 5 फरवरी को विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। इस तरह से उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां पर आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। अब इसमें क्या क्या प्रमुख बातें रखी गई हैं वो जरा आपको बता देते हैं। लैंगिक समानता, पुश्तैनी संपत्ति में बेटियों को समान अधिकार, शादी, तलाक, विरासत, गोद लेने के लिए समान कानून, व्यक्तिगत कानूनों में समानता पर फोकस किया जाएगा। उसके बाद शादी का पंजीकरण, गुजारा भत्ता, बच्चों का संरक्षण जैसे मुद्दों पर भी इसमें बातें कही जाएंगी। शादी के पारंपरिक धार्मिक रीति रिवाजों में बदलाव नहीं किया जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ऐसा इसमें कहा गया है। चलिए सीधे आपको रांची लिए चलते हैं जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन राजभवन जिस प्रकार से बात कर रहा है, कौन सा पैनिक आप उत्पन्न करना चाहते हैं। बैठा लीजिए अपने आवास में मुख्य सचिव को और डीजीपी को। गृह मंत्रालय पूछता है, बताइए राज्य में कहां लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम। केन प्रकार ये राजनीतिक दुष्टों का टोली जो प्रपंच रच रहा है, जनता में इसकी भारी आक्रोश। केवल और केवल मुख्यमंत्री को जब किसी भी तरह से रोक नहीं पा रहे, एक तो कहता है प्रकट हुए, कोई बोलता है लापता थे। तुम्हारा राशन पानी बंद हो गया था क्या? और क्या मुख्यमंत्री को भाजपा के इस प्रदेश कार्यालय में जाकर बायोमेट्रिक देना पड़ेगा? 40 घंटा, मतलब जब कोई शयन कक्ष में हो, प्रसादन में हो, डाइनिंग हॉल में हो, नहा रहा हो,
वो भी घंटा भाषा में इतनी नीचता आता कहां से इन लोगों के जिह्वा? हमको तो लगता है कि अब तो उपयुक्त समय 2024 जब हम लोग ऐसे लोगों को समाज से चिन्हित करके उनको आइसोलेट करें। बीजेपी और केंद्र सरकार पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए इस वक्त जेएमएम के महासचिव आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, जो बिहार के अंदर है, अररिया पहुंच चुकी है। वहां पर उन्होंने महात्मा गांधी को आज जो उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी और कहा कि बापू ने जो सिखाया है हम वही कर रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज बिहार में उसका दूसरा दिन है। राहुल गांधी के बिहार पहुंचने से पहले ही वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ। नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ बैठकर वहां के मुख्यमंत्री बन गए। वहां राहुल गांधी ने मूर्खा बांध के किसानों के साथ वो बातचीत करते नजर आए, एक चौपाल में दिखाई पड़े। बिहार में राहुल गांधी की यात्रा पहुंचने से ठीक पहले, जैसे मैंने आपको बताया, सत्ता परिवर्तन हुआ। इंडिया गठबंधन की जो वहां सरकार थी वो टूटी और एनडीए के साथ नीतीश कुमार की सरकार अब बन गई है। नीतीश कुमार पर आज राहुल गांधी ने अपनी यात्रा में निशाना साधा। तीनों मुद्दे पे राहुल जी ने आपको आश्वासन दिया है कि हम इस मुद्दे को उठाएंगे, इसको पूरा करेंगे। तो आपके चीफ मिनिस्टर गवर्नर के यहां स्वेरिंग इन के लिए गए, बड़ा धूमधाम था। वहां पे बीजेपी के नेता बैठे थे, गवर्नर साहब बैठे थे, सब एमएलए बैठे थे। स्वेरिंग इन होती है, शपथ लेते हैं चीफ मिनिस्टर का, उनके मंत्री, 2-3 मंत्री भी शपथ लेते हैं, खूब तालियां बजती हैं और फिर नीतीश जी निकल जाते हैं, वापस सीएम हाउस की ओर चल जाते हैं। गाड़ी में पता लगता है कि वो अपना शॉल गवर्नर के घर में छोड़ आए, तो ड्राइवर से कहते हैं भैया चलो, वापस चलो, शॉल उठाना है। तो ड्राइवर गाड़ी घुमाता है, गवर्नर के घर आता है। नीतीश जी निकलते हैं, गवर्नर के पास जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं। गवर्नर कहते हैं भाई इतनी जल्दी वापस आ गए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जबरदस्त झटका लगा है। उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई है। स्टेट सीक्रेट लीक मामले में यह सजा उन्हें सुनाई गई है। पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी सजा हुई है। इस मामले पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह। इमरान खान को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इमरान खान की सरकार में विदेश मंत्री रहे शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। यह सजा डिप्लोमेटिक केबल मामले में सुनाई गई है, जिसे साइफर केस के नाम से जाना जाता है। इस मामले में उन दोनों पर देश की गोपनीयता भंग करने का आरोप था, उसमें उनको दोषी माना गया है और 10 साल की सजा सुनाई गई है। इमरान खान 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, लेकिन अप्रैल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उनको सत्ता से हटा दिया गया। इमरान खान अपनी जनसभाओं में एक पर्ची दिखाकर ये बताते रहे कि अमेरिका में पाकिस्तान के तत्कालीन राजदूत की तरफ से ये भेजी गई सूचना है और ऐसी सूचना गोपनीय होती है, लेकिन वे केवल की तारीख और नंबर भी बताते रहे। इसके आधार पर इमरान खान आरोप लगाते रहे कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश रची गई और ये साजिश उनके राजनीतिक विरोधियों और पाकिस्तान की सेना ने अमेरिका के साथ मिलकर रची है।
इस साजिश में उन्होंने तत्कालीन सेना प्रमुख कमर बाजवा को भी शामिल होने का आरोप लगाया। अब इस मामले में सजा मिलने के बाद इमरान खान की कानूनी और राजनीतिक दोनों चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं। तोशाखाना भ्रष्टाचार के मामले में उनको पहले ही 3 साल की सजा सुनाई जा चुकी है और इसी आधार पर 5 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। उन्होंने आगामी चुनाव के लिए, जो कि 8 फरवरी को होना है, जितने भी नामांकन पत्र दाखिल किए, उसी अयोग्यता के आधार पर उन सभी नामांकन पत्रों को निरस्त कर दिया गया। हालांकि तोशाखाना मामले में सजा निलंबित है और उनको जमानत भी मिल गई, लेकिन वे जेल से बाहर आते उससे पहले ही उनको साइफर केस में गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि FIA के चार्ज के मुताबिक इमरान खान ने वो केबल कभी लौटाया नहीं और वो केबल PMO से गायब है। ये कहाँ है, इस बारे में इमरान खान से पूछताछ हुई। उन्होंने दलील दी कि वे उसे PMO में ही छोड़कर आए थे। इमरान खान का एक ऑडियो भी वायरल हुआ जिसमें वे अपने सेक्रेटरी और कैबिनेट मंत्रियों के साथ ये चर्चा कर रहे थे कि साइफर मामले को कैसे राजनीतिक तौर पर भुनाया जाए। ये भी उनके खिलाफ गया। इस मामले में 10 साल की सजा मिलने के बाद इमरान खान के पास अपील का मौका है, लेकिन उसके लिए फैसले की कॉपी चाहिए। जानकार बताते हैं कि यह कॉपी मिलने में ही 8 फरवरी से अधिक का समय लग सकता है और ऐसी सूरत में उनके जमानत पर बाहर आने की कोई संभावना नजर नहीं आती। जाहिर है कि बाहर निकलकर वो चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे और इसका राजनीतिक नुकसान जो है वो PTI को होगा। PTI का चुनाव चिन्ह जो बैट है, पाकिस्तान चुनाव आयोग वो पहले ही छीन चुका है। इस आधार पर कि PTI ने अपनी पार्टी के जो आंतरिक चुनाव है वो समय पर और सही ढंग से नहीं कराए। इमरान खान और उनकी पार्टी ये आरोप लगाती रही है कि ये सारे मामले उनको और उनकी पार्टी को चुनाव से दूर रखने की साजिश है।